वेलकम फ्रेंड्स टू दी अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स कीरा। हम लोग क्लास 11 का अकाउंटेंसी के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। आज हम चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले बाकी जो 2 चैप्टर्स मैंने वीडियो अपलोड किया उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लो और समझने की पूरी कोशिश करना, ताकि आपको उससे आने वाले चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? देखो, जैसे आपको पता होगा कि बिजनेस तो हमें भारत में भी हर जगह कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में हर जगह में किया जा रहा है। अब देखो क्या होता है, जब भी बिजनेसमैन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा तो अपने मन मर्जी से जो भी अगर कोई भी अगर रूल नहीं रहा तो अपने मन मर्जी से कुछ भी दिखाएगा, कुछ भी अपना मन मर्जी से नया नया रूल बना लेगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, जितने भी हमारे अकाउंट्स के आप एक तरफ से कर लो, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इन्होंने क्या किया, एक बेसिक जनरल रूल बनाया है, ठीक है ना। अब इन जनरल रूल को क्या करते हैं, पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह का भी आपका एंट्री करेगी तो इन सब बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही बेसिकली प्रिंसिपल होते हैं जिसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले यही देखते हैं कि आज हमारा मीनिंग क्या होता है, हम प्रिंसिपल से समझते क्या है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला है हमारा क्या, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या समझते हो आप प्रिंसिपल से? तो अगर प्रिंसिपल को आप नॉर्मल भाषा में कहो तो एक तरफ से क्या है, रूल, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कोई भी, तो आपको पता है वहाँ पे कोई ना कोई गेम के रूल होते हैं, जिससे क्या होता है, हम किसी भी गेम को स्मूथली और अच्छी तरह से खेल पाते हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह अच्छी तरह से हमें अकाउंटिंग करने के लिए, उसके लिए हमें क्या किया गया, कुछ बेसिक रूल्स बना दिए गए हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि हम जो भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो भी एंट्री कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम इन रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या कि मीनिंग क्या होता है आपका प्रिंसिपल्स का। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल्स Principles are the basic rule that define the parameters and constraint within an accounting operates, ठीक है ना। मतलब क्या बोल दिया गया है कि प्रिंसिपल जो आपका एक बेसिक रूल है, जो क्या करता है, डिफाइन करता है पैरामीटर और कॉन्स्टेंट्स। मतलब क्या, आपकी सीमाएं को निर्धारित करता है कौन, प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। कि आप किस तरह से अकाउंटिंग करोगे, जो भी अकाउंटिंग को ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, इसको कौन दिखाएगा, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग दिखाएगा। आगे देखते हैं, दिस रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है ना। जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम गैप कहते हैं, GAAP, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आपसे MCQ में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो इसको क्या, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल्स। अब जो प्रिंसिपल्स होता है उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब देखो क्या होता है, बेसिकली जो अकाउंटिंग हो रही है हमारे आज से बहुत सालों यानी कि हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है कि नहीं। तो कुछ हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग को ना 2 पार्ट में बांट दिया। मतलब क्या कि कुछ हमने कॉन्सेप्ट बना दिए कि क्या ये सब तो चीज़ होने ही चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपको तो ये चीज़ माननी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बना दिया। और कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, यानी कि जो पूर्वजों काल से हमारा चलते आ रहा है अकाउंटिंग में, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इस 2 टाइप में हम बांट दिए किसको, प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? देखिए, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपका क्या आ जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे मतलब ये कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो, जिसमें हमारा पहला क्या है, गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, गोइंग कंसर्न। क्या होता है गोइंग कंसर्न, देखते हैं इसे। The business will continue for a long time and there is no intention to close the business, ठीक है ना। तो पहला प्रिंसिपल का पहला रूल क्या, कि बिजनेसमैन जब क्या कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका सबसे पहला यही प्रिंसिपल होना चाहिए कि भाई अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये 6 महीना 2 साल के लिए आप नहीं करोगे, बल्कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इस पर्पज से करोगे कि आप क्या करोगे, इस बिजनेस को लॉन्ग रन में आप इसको कंटिन्यू करोगे। मतलब कि लेट सपोज 10 साल से ज़्यादा ही आप इसको क्या करोगे, इस बिजनेस को चलाओगे। तो ये मान के आप क्या करोगे, बिजनेस का स्टार्ट करोगे। इसे ही हम कहते हैं क्या, गोइंग कंसर्न, ठीक है। मतलब कि बिजनेसमैन क्या करेगा, ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करेगा कि इस बिजनेस को वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, अब देखो जैसे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था करेंट एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो ये जो फिक्स एसेट बनाते हैं हम, करेंट एसेट बनाते हैं, तो हम ये इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाते हैं, ठीक है ना। क्यों, अब देखो हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा, तो कुछ ऐसे एसेट होंगे जो विद इन 1 ईयर खत्म हो जाएंगे और कुछ ऐसे एसेट होंगे जो मोर देन 1 ईयर चलेंगे। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अपने एसेट को इनटू फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, depreciation charge on a machinery is purchased, let's say 10 years. The cost of machine will be separate over the next 10 years and calculate the net profit and loss. मतलब क्या कहेगा कि इसका दूसरा एग्जांपल कि देखो जो हम डेप्रिसिएशन करते हैं, मतलब क्या, जब हमने कोई एसेट खरीदा, ठीक है ना, तो अब हमें पता है, देखो अब जैसे इसका क्या होता है कि सामान का जो वैल्यू होता है दिन ब दिन घटते जाता है। जैसे क्या एग्जांपल समझो, अब सपोज करो आपने एक नया फ़ोन खरीदा, ठीक है ना, आज आपने लेट सपोज फ़ोन खरीदा तो आपने उसका प्राइस दिया 10,000 रुपीज़, बट आज से 2 से 3 साल बाद जब आप उसको बेचोगे तो क्या वो आपको 10,000 रुपीज़ में मिलेगा? नहीं, आप उसको 10,000 नहीं मिलेगा, बल्कि आप उसका कॉस्ट रिड्यूस कर दोगे। लेट सपोज आपने उसको 5,000 बेचोगे, 6,000 बेचोगे, तो मतलब क्या हुआ कि आपने जब खरीदा तो आपने तो जो प्राइस पे किया वो था 10,000, बट अब जब आप बेच रहे हो और आपको जो प्राइस मिल रहा है वो कितना हो गया, 5,000। तो मतलब क्या हो, इस अमाउंट में रिड्यूस आ गया। तो इस रिड्यूस को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये डेप्रिसिएशन भी होता है किस लिए, इसी गोइंग कंसर्न के कारण, ठीक है। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस अगर चालू करता है तो वो इसी इंटेंशन से करता है कि उस बिजनेस को वो क्या करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में चलाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा क्या, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या होता है कंसिस्टेंसी? अब देखो आपको कंसिस्टेंसी का मतलब पता ही होगा, मतलब क्या, लगातार चलते रहना, है कि नहीं, एक ही काम पे करते रहना। तो अभी इसमें क्या कह रहा है, देखिए, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्ट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। मतलब क्या, इसका ये मतलब कह रहा है कि जब बिजनेसमैन कोई भी अकाउंटिंग का मेथड यूज़ करता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग मतलब क्या, जिस तरह से वो बुक ऑफ जनरल एंट्रीज कर रहा है, कोई भी अपना अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, तो मेंटेन करने के ड्यूरेशन में वो जो भी मेथड को अपना रहा है उस मेथड में उसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मतलब क्या, उसमें वो फिक्स करेगा, है। ऐसा नहीं कि एक साल इस मेथड से करेगा, दूसरा साल तीसरा मेथड से करेगा, दूसरा साल और अलग मेथड ले लेगा, तो वो अपने मेथड को हर साल चेंज नहीं कर सकता है। उसे ये मान के चलना पड़ेगा कि एक बार उसने जो मेथड अप्लाई कर दिया, जो मेथड से वो अकाउंटिंग बनाना चालू कर दिया, उसे वही अकाउंटिंग मेथड को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ईयर टू ईयर उसे चेंज नहीं कर सकता। देखिए, दिस शुड नॉट बी चेंज ईयर टू ईयर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप इसको ईयर टू ईयर चेंज नहीं कर सकते हो। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन है, इसमें आप एक चैप्टर भी पढ़ोगे आराम से, तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी डेप्रिसिएशन होता क्या है, मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मगर वो बात की बात है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझाता हूँ। देखिए, डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेट करने का मेथड होता है 3-4 होते हैं, वैसे हम यहाँ पे खाली 2 ले रहे हैं। पहला हम ले रहे हैं क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है रिटर्न डाउन मेथड, ठीक है ना, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू भी आप इसे कहते हो। तो देखो, ये 2 मेथड है। अब सपोज करो बिजनेसमैन ने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर उसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मेथड से उसने अपना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है ना। अब वो सेकेंड ईयर में ही वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से उसको नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से वो चार्ज नहीं कर सकता, उसे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप हर साल में अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं कर सकते। तो अगर उसने फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड किया होगा तो सेकंड ईयर में भी उसको स्ट्रेट लाइन मेथड ही करना चाहिए, थर्ड में भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही करना चाहिए, फोर्थ में भी स्ट्रेट लाइन मेथड करना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकता कि वो क्या करे, हर साल में चेंज करता रहे, उसे हर ईयर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही प्रिंसिपल को कहते हैं क्या, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। अगला चलते हैं। अगला है हमारा क्या, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे भी देखते हैं अच्छी तरह से। देखिए क्या कह रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। Accrual concept says a transaction is recorded in a books of accounts, a transaction or event take place, not when the settlement take place, ठीक है ना। मतलब क्या, एक्रूवल ये कह रहा है कि जो बिजनेसमैन होगा वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री तब करेगा जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि जब वो ट्रांजैक्शन का हमें पैसे मिल रहे हैं,
ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल में हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं, देखिए कैसे। अब सपोज करो, देखो ये मेरा ईयर चल रहा है, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है ना, ये मेरे एक अकाउंटिंग पीरियड है। अब सपोज करो 25, 10 और 20 को मैंने क्या किया, गुड सोल्ड एट 1 लाख फ्रॉम महेश, ठीक है ना, मैंने क्या किया, गुड सोल्ड किया महेश को 1 लाख रुपीज का, कब, 25, 10 को, ठीक है ना। बट इसका जो पेमेंट हो रहा है वो मुझे कब हो रहा है, 12/6/2021 को। मतलब क्या, आपका लगभग पकड़ लो अगले साल, यानी अगले अकाउंटिंग पीरियड में हमें इस साल का पैसा मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हम इसका ट्रांजैक्शन की जो एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस डेट में करेंगे, ना कि इस डेट में, ठीक है। तो ये इस पीरियड में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यही कहता है आपका क्या, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन एंट्री तब करोगे जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि जब उसका ट्रांजैक्शन का हमें पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या, सो द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन 25/10/2020, यानी कि जब हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे, तो जब वो ट्रांजैक्शन हुआ तभी हम करेंगे। कब हुआ था, 25/10/2020 में हुआ था, नॉट ऑन 12/6/2021, ना कि तब जब हमें उसका पेमेंट मिला। कब मिला पेमेंट, 12/6/21 में मिला, ठीक है ना। तो व्हेन फाइनल सेटलमेंट इज डन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम तब लिखेंगे जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि जब उसका हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बेसिकली 3 हमारे कॉन्सेप्ट होते थे जो हमने पढ़ा था, क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन, यानी कि यहाँ से जितने भी हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं ये अकाउंटिंग कन्वेंशन के होंगे, ठीक है। तो पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब इसमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है ना। मतलब कह रहा है क्या कि बिजनेस अकाउंटिंग के पर्पस में, ठीक है ना, यानी कि अकाउंटिंग क्या मानता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है ये दोनों अलग अलग आपके इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना। यानी कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। आपको याद होगा जब मैंने आपको कैपिटल को बताया था, कैपिटल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि क्यों हम कैपिटल को लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। क्यों, बिकॉज जो बिजनेस ये मानता है कि बिजनेस ने एक तरह से बिजनेस के ओनर से लोन लिया है और बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे क्या करे, एज अ प्रॉफिट उसे प्रॉफिट पहुंचाए, है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग सेपरेट एंटिटी मानते हैं। हाँ, जैसे देखो एग्जांपल में क्या हो गया, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स, ठीक है ना। यानी कि जो भी क्रेडिटर हो गया, मैनेजर हो गया, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो गया, वो बिजनेस से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। बिजनेस के साथ उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सपोज करो, देखो ये ऑनर है, एग्जाम्पल के तौर पे ऑनर है और ये बिजनेस है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। तो अगर जब क्या आपके ऑनर ने 1 लाख रुपीज एज कैपिटल दिया तो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी, है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। पहला कन्वेंशन क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड है मेरा क्या, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इसको आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मनी मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका क्या होगा, एक मनी मेजर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल आपका क्या कह रहा है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेंगे जो क्या करता है, जिसका मनी वैल्यू होता है। यानी किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर मनी वैल्यू होता है तो सिर्फ हम उन्हीं अकाउंट्स, उसी ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या, एग्जाम्पल से देखो, in order to make a record this will be have to be expressed in term of money such as cash 1 lakh, goods 50,000, furniture 4 lakh, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैश मेरे पास 1 लाख है तो एक मनी वैल्यू आ गया, गुड्स को मैंने बता दिया 50,000 है तो मनी वैल्यू आ गया, फर्नीचर को बताया 4 लाख तो मनी वैल्यू आ गया। तो ऐसे हम क्या करें, किसी भी ट्रांजेक्शन का अगर हम क्या करें, उसका मनी वैल्यू ले ले तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर सकते हैं। आप सपोज कर लो किसी की मनी वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। जैसे अगर सपोज कर लो मैंने बोला परचेज गुड, ठीक है ना, तो अब आप क्या बोलोगे कि मैंने सामान खरीदा मगर कितने का, कुछ पता ही नहीं,
है कि नहीं, तो आप उसका एंट्री नहीं कर पाओगे। मगर आपको मैंने बोल दिया परचेज गुड्स फॉर 30,000, तो आप उसको बता सकते कि हाँ कि भाई मैंने सामान खरीदा 30,000 में जो कॉस्ट पड़ा, तो आप उसका दाम लिख दोगे, ट्रांजेक्शन लिख दोगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब यही है कि ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, उस ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, मनी वैल्यू होना चाहिए, ताकि आप उसका क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर सको। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा कन्वेंशन, क्या था, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मगर देखते अच्छे से। देखो क्या बोल रहा है, according to accounting period principle, it is assumed that a business is continue for a long period and calculate profit and loss after a long period is not help businessman। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या बोल रहा है कि अब जैसे हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा था क्या, कि बिजनेस हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस होगा वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। ठीक है ना, अब सपोज करो बिजनेस बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चल रहा है, यानी कि लेट सपोज 10 साल चल रहा है। ठीक है ना, अब 10 साल के बाद बिजनेसमैन ये देखेगा कि भाई मैंने इस 10 साल में कितना प्रॉफिट कमाया, तो क्या ये पॉसिबल है कैलकुलेट करना, नहीं ना, क्योंकि हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। भाई हमें आज से 2 साल पहले कौन सा ट्रांजेक्शन किया हमें कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। भले हम कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन का एंट्री लिख के रखते हैं, मगर फिर कैलकुलेट करने में झमेला हो जाएगा, है कि नहीं, हमें परेशानी होगी उतना हमें कैलकुलेट करने में। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि अगर हम सपोज करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है और उसका जो प्रॉफिट लॉस होता है हम बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद अगर कैलकुलेट करते हैं, तो बिजनेस को किसी तरह से हेल्प नहीं करेगा फॉर टेकिंग करेक्टिव स्टेप। यानी कि क्या बिजनेस में क्या कमी है, बिजनेस को हम कैसे सुधार सकते हैं, बिजनेस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्टेप ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है कि नहीं। So life of business is divided into in time intervals known as accounting period। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पीरियड होता है, जितना साल हमने सपोज कर लो हमने जितने भी हमने बिजनेस को रन किया है जितने साल भी, तो हम उसको क्या करते हैं सिमिलर टाइम में डिवाइड कर देते हैं। लेट सपोज क्या करें, हम सबको क्या एक साल में डिवाइड कर देते हैं कि हम क्या करें, इतना से इतना हमारा एक साल कहलाएगा, इतना से इतना हमारा एक साल कहलाएगा। ठीक है ना, तो उसे हम क्या करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जैसे क्या सपोज कर लो, देखो एक लंबा ड्यूरेशन हो गया, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ईयर्स मेरा क्या हुआ था, ये बिजनेस चला। अब मैंने क्या कर दिया, सबको 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अब मैंने हर साल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बिजनेस के यूनिट से। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से एक साल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, दूसरे साल कितना प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, तीसरे साल कितना प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखो जितने मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, फिर मेरा अगर बिजनेस में कोई तरह का कोई डिफिकल्टी आएगी तो उसे मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, उसे मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाऊंगा। तो आपका यही प्रिंसिपल कहता है क्या, अब क्योंकि हमारा जो बिजनेस है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं उसे कुछ क्या बोलते हो सिमिलर टाइम पीरियड में हम उसे क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है ना, सिमिलर पीरियड में हम उसे बांट देते हैं ताकि हम क्या कर सके, आराम से अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सके और बिजनेस को हेल्प कर सके उसको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है हमारा क्या, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है ना, कन्वेंशन टू फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, according to this concept all significant information should be fully disclosed in the financial statement। मतलब क्या बोल रहा है एक तरफ से कि सपोज करो आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन उसमें बहुत सारे क्या होता है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम बेसिकली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मगर ये क्या कह रहा है प्रिंसिपल कि आपके जितने भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स हो, जितने भी छोटे मोटे प्रॉफिट या लॉस हो, आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से दिखाना जरूरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इसलिए फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, आपको हर एक एंट्री का, हर एक प्रॉफिट लॉस का आपको हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जांपल जैसे देखिए डेप्रिसिएशन। अब हमने जैसे बोला कि भाई 4 साल बाद हम कोई सामान को बेच रहे हैं, मैं उसका सामान कम पड़ गया। अब भाई क्यों कम पड़ रहा है, कैसे कम पड़ रहा है, आपने कौन सा मेथड से उसका इतना वैल्यू निकाला है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए कह रहा है क्या, फुल डिस्क्लोजर, हर एक छोटा छोटा अमाउंट का आपका अकाउंट बना के उसको आपको दिखाना पड़ेगा सेपरेटली। उसी तरह होता है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट,
है कि नहीं। अब सपोज करो कुछ हमारा डेप्ट हो गया, मतलब हमारा डेटर ने हमसे उधार में सामान लिया मगर उसने उसका पैसा ही नहीं दिया, तो वो पैसा हमारा क्या होगा, बैड डेप्ट कहलाएगा। अब बैड डेप्ट हो गया तो उसका पैसा के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोविजंस बना के रखते हैं, जिससे हम क्या करें, उस लॉस को हम क्या कर सके, मेकअप कर सके, यानी कि उसको मिला सके, ठीक है ना। तो इट शुड बी डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट बाय द वे ऑफ फुटनोट, ठीक है ना। तो ये सब अमाउंट को हम क्या करते हैं, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसके फुटनोट में हम लिख देते हैं और उसमें बता देते हैं कि इस चीज़ का हमारा इतना इतना अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मतलब क्या, कोई भी छोटे मोटे अमाउंट को आपको एट द एंड बैलेंस शीट को आपको दिखाना पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, अगला है क्या हमारा, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या होता है ये, इसे देखते हैं। तो मटेरियल प्रिंसिपल देखिए क्या होता है। इट रेफर्स टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंट ऑफ एन इवेंट और एन आइटम, whether an item is material or will depend upon its nature or amount only. Those items should be disclosed that have significant effect or an relevant to the user, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है कि आपके लिए कोई भी सामान मटेरियल कब बनेगा, मतलब देखो, अब जैसे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब सपोज करो मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं स्टेशनरी का एक शॉप रखता हूँ और आप एक कंज्यूमर हो, आपको स्टेशनरी का कोई सामान चाहिए, लेट सपोज मैं पेंसिल बुक ये सब रखता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जो है मेरे लिए बुक्स हो गए, मेरा पेंसिल हो गए, पेन, जो भी मेरे पास स्टेशनरी जितने भी आइटम्स है, तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गए। मटेरियल मतलब क्या, जो मेरे लिए एक तरह का गुड्स का काम कर रहे हैं, मगर आपके लिए मटेरियल नहीं कहलाएंगे, क्यों, बिकॉज आप इसको कोई कंज्यूम नहीं कर रहे हो, है कि नहीं, आपके लिए ये यूज़ का नहीं, आप कोई स्टेशनरी दुकान तो नहीं खोल रहे, आप मुझसे खरीद के कहीं और जाके तो बेचने वाले हो नहीं, आप उसका कंजम्पशन करोगे, उसका यूज़ करोगे। तो मटेरियल क्या कहलाता है, ये मटेरियल प्रिंसिपल यही कहता है कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे डील करते हो, यानी कि बिजनेस किस चीज़ पे डील कर रहा है, वो कौन से सामान का लेन देन कर रहा है, वो उसके लिए क्या कहलाएगा, जिस सामान पे वो लेन देन कर रहा है वो सामान उसके लिए क्या कहलाएगा, मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें स्टेशनरी शॉप का दुकान कर रहा हूँ तो मेरे लिए जितने भी मेरे गुड्स हैं वो मेरे लिए मटेरियल कहलाएंगे, मगर अगर आप उसे खरीदते हो तो आपके लिए वो मटेरियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एंड में लिखा हूँ क्या, एन आइटम कैन बी मटेरियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर दी अदर्स, यानी कि मेरे लिए वो मटेरियल हो सकता है मगर आपके लिए वो मटेरियल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका क्या, मटेरियल प्रिंसिपल। आगे देखते हैं, अगला है हमारा क्या, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है ना। क्या क्या होता है ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, देखते हैं। तो देखते हैं कंजर्वेशन वाला, देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट all anticipated or unrealized gains should be ignored to present a realistic picture of the enterprises। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करो आपको कोई भी, आपको ऐसा लगता है कि आपका ये लॉस होने वाला है, ठीक है, लेट सपोज आपका इतना का लॉस होगा, तो आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना ही दिखाना है, क्यों, बिकॉज आपका जो बुक्स का जो एसेट्स एक तरफ से होगा वो घट रहा है, ठीक है ना। मगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको प्रॉफिट होने वाला है, यानी फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, मतलब कि हाँ ठीक है उसका पैसा भी मिला नहीं है, जब मिलेगा तो हम उसको देखेंगे, ठीक है, तब उसके अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे। मगर जो अगर बात करें लॉस की, तो लॉस में हम ऐसा नहीं करते। हम लॉस में क्या करें, सपोज करो हमें ऐसा लगता है कि हाँ इतना लॉस हमारा होगा, तो उसके लिए हम एक प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है ना, तो ताकि उस लॉस को हम कवर कर पाए। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कंजर्वेशन का कि हमें जितना भी लॉस होगा उस लॉस को कवर करने के लिए हमें क्या करेंगे, एक प्रोविजंस अकाउंट बनाएंगे, मगर जो भी हमारे प्रॉफिट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है जब हमें प्रॉफिट होगा तब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, अब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक रियलिस्टिक पिक्चर आएगा। अब ऐसा नहीं कि देखो अब सपोज करो हमें जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हम लिख के बैठ दे कि हमारे पास हाँ इतना साल में मेरा इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मगर वो अभी तक हुआ ही नहीं है और लॉस का हमें पता ही नहीं, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या हो गया कि हम लॉस को दिखा रहे हैं इस देख के कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो एक तरह रियलिस्टिक होगा कि ठीक है भाई मुझे इतना लॉस हुआ तो मेरा इतना प्रॉफिट बनेगा। मगर अगर सपोज करो लॉस नहीं होता है तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, है कि नहीं, तो एक तरह रियलिस्टिक रहेगा। मगर अगर सपोज करो मुझे प्रॉफिट हुआ ही नहीं और मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, बाद में पता चला कि प्रॉफिट कभी हुआ ही नहीं, तो मेरा गलत पिक्चर दिखाएगा, फॉल्स रिपोर्ट दिखाएगा, है कि नहीं। तो ताकि वो फॉल्स रिपोर्ट ना हो, वो एक ट्रू पिक्चर बने, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस रहता है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, मगर जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन होता है, प्रिंसिपल।
ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लॉ। मतलब क्या, आपके जो स्टॉक रखा है ऑफ गुड्स का, ठीक है ना, आज मार्केट में सपोज कर लो उसका रेट है 10,000, मगर आपने जब उसको खरीदा था तो उसको खरीदा था कितना 8,000 में, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना दिखाओगे 8,000 दिखाओगे, ना कि 10,000 दिखाओगे। क्यों? बिकॉज अब वो हो सकता है कि आगे चल के उस स्टॉक का दाम और घट जाए या फिर और बढ़ जाए, है कि नहीं। तो हम उस चीज़ को हम नहीं देख सकते, मगर हमने जितना खरीदा है वो तो हमारे लिए फिक्स है कि भाई 8,000 में हमने उसे खरीदा वो कभी चेंज नहीं होने वाला, मगर हम उसे कितना में सेल करेंगे वो तो चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉक का वैल्यू रहता है, चाहे वो मार्केट वैल्यू रखो या फिर कॉस्ट वैल्यू रखो, आपका दोनों में से जो भी कम रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह देखो अगला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आर क्रिएटेड फॉर फ्यूचर बैड डेप्ट्स। अब मतलब क्या, जितना भी हमें फ्यूचर में बैड डेप्ट होने वाला है उस बैड डेप्ट को रिकवर करने के लिए या फिर कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बना देते हैं कि हाँ भाई हमें डाउट है कि ये हमारा जो डेटर का पैसा है ये हमें नहीं मिलने वाला है, तो उसे हम उस लॉस को कवर करने के लिए हम इस एक प्रोविजन ऑफ अकाउंट, जिसे हम कहते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कहते हैं, वो हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हम ये ऐसा कर रहे हैं तो इससे इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट शोन लोअर प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। अब देखो इससे क्या होता है कि हमें हमारे दो चीज होता है, पहला तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कम दिखे, प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है उसमें हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाता है। क्यों? बिकॉज हम प्रॉफिट को इग्नोर कर रहे हैं और लॉस को दिखा रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि जो लॉस हमें हुआ भी नहीं उस लॉस को हम दिखा रहे हैं, मुझे प्रॉफिट होने वाला है उसको हम नहीं दिखा रहे। तो इसलिए जो तुम्हारा अमाउंट आता है प्रॉफिट का या फिर लॉस का, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन रहता है। दूसरा, बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड ज्यादा दिखता है और एसेट साइड आपका कम दिखता है। क्यों? बिकॉज हमने क्या किया, लायबिलिटी ज्यादा माना हुआ है मगर हम प्रॉफिट को कम मान रहे हैं, एसेट साइड को हम कम मान रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से हमारा ये दो इफेक्ट पड़ता है आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगला देखते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए, according to this concept an asset is ordinarily recorded in the books of accounting at the price at which it was acquired। मतलब क्या, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट की एंट्री उसी अमाउंट में करेंगे जितना में हमने उस एसेट को हमने खरीदा है। ठीक है ना। दिस कॉस्ट बिकेम द बेसिक ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। मतलब क्या, हम जब भी हम उस एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी हम इफेक्ट दिखाएंगे तो हम उस कॉस्ट को उसका बेसिक प्राइस मानेंगे। ठीक है ना, मतलब कि जितना में हमने उसे खरीदा उसी का हम क्या करेंगे, उसको बेसिक प्राइस कंसिडर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एंड मशीन इज परचेज एट 1 लाख इन दी 4,319। ठीक है ना, यानी कि हमने एक मशीन खरीदा 1 लाख का, कब, 4,319 में, बट नेक्स्ट ईयर इट्स अमाउंट इंक्रीज टू 1,50,000। मतलब अगले ही साल उस मशीन का कॉस्ट कितना बढ़ गया, 1,50,000 बढ़ गया, बट ओनली 1 लाख विल बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। मगर हम क्या करेंगे, खाली 1 लाख रुपीज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे। क्यों? बिकॉज हमने उसको प्राइस कंसिडर किया बेसिक, मतलब हमने बताया जो मार्केट वैल्यू होगा या फिर जो हमारा कॉस्ट वैल्यू रहेगा, दोनों में से जो भी कम रहेगा हम उसी को हमेशा लिखेंगे। ठीक है ना, तो वही बता रहा है हमारा क्या, हम हमेशा क्या करते हैं, बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज जो आपका मार्केट का वैल्यू रहता है वो या तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, मगर जो आपका कॉस्ट रहेगा यानी कि जितने में आपने अपना कोई भी एसेट खरीदा है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। ठीक है ना, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमने जितने में कोई भी एसेट को खरीदा है हम उतना में ही उसको लिखेंगे, मार्केट वैल्यू उसका क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अब ये क्या होता है इसे देखते हैं। तो देखिए क्या, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग डुअल एस्पेक्ट। ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज करो हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा कोई ना कोई 2 तो अकाउंट एटलीस्ट अफेक्ट होगा, ऐसा हमारा ये प्रिंसिपल कहता है। अब क्योंकि हमारा 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा वो अकाउंट या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्योंकि इसके वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एटलीस्ट 2 अकाउंट तो हमारा इफेक्ट पड़ ही रहा है।
ठीक है ना। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अदर मस्ट बी क्रेडिटेड, मतलब क्या, अगर सपोज कर लो एक हमारा अकाउंट डेबिट कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। या फिर अगर दूसरा अकाउंट हमारा बढ़ रहा है तो पहला अकाउंट हमारा घटेगा। तो इस तरह से क्या होगा, कोई ना कोई इफेक्ट आपके दोनों अकाउंट में होंगे ही होंगे, ठीक है ना। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, और इसी सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करो उसका डुअल इफेक्ट होता है, यानी कि दो अकाउंट में आपका इफेक्ट पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट है, देखो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है क्या, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब ये क्या होता है इसे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, या फिर जिसे हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन अ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, ठीक है ना। अब ये भी आपका कुछ तरह एक्रूअल कॉन्सेप्ट की तरह है, जिसमें क्या कह रहा है कि आपका जो भी रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, ठीक है ना, यानी जिस समय आपने अर्न किया है उसी समय आपको उस रेवेन्यू का एंट्री करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपको ये नहीं देखना है वो अभी तक हमें मिला या फिर कब मिलेगा, इसका इंतजार आपको नहीं करना है। यानी कि जिस समय आपने काम किया आपको उसका पैसा मिलना चाहिए, उसी दिन आपको उसको क्या करना है, एंट्री करना है। अब वेदर आपको उसका पैसा मिला नहीं मिला या फिर आने वाले दिनों में मिलने वाला है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपने जब भी कोई भी इनकम अर्न किया उसी दिन उसका ट्रांजैक्शन कर दो और उसी दिन उसे बुक ऑफ अकाउंट में ही इंटर करो, ठीक है ना कि जब उसका पैसा आपको मिल रहा है, जब आपने रेवेन्यू अर्न किया तब आपको उसको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला प्रिंसिपल समझ आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है देखते हैं इसे। तो देखते हैं क्या हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड शोन बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। मतलब क्या, अगर सपोज करो आपने एक पीरियड में जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ है तो वो आपका मैच करना चाहिए उसके रेवेन्यू के साथ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि एक दोनों ऊपर, कोई रेवेन्यू आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक्सपेंस आपका कम हो गया, मतलब 2 रुपये का आपने एक्सपेंस किया है और आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं। मतलब क्या, आपका जितना एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस के आधार पर ही आपको उतना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे क्या, डेप्रिसिएशन देखते हैं। अब सपोज करो आपने एक फर्नीचर को सेल किया, अब उस फर्नीचर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना 10,000, मगर उसने कॉस्ट था कितना 20,000। तो अब सपोज करो जो 20,000 आपने कॉस्ट बताया और उसने आपको 10,000 में डेप्रिसिएशन डाल दिया, तो उसका उसने वैल्यू कितना बचा 10,000। तो आप उसे खाली 10,000 तो नहीं चार्ज करोगे, तो उसमें आप क्या करो, डेप्रिसिएशन को ऐड भी करोगे, तब जाके आपका क्या होगा, जो आपका एक्सपेंस होगा और जो आपका कॉस्ट होगा वो दोनों क्या करेगा, मैच करेगा, है कि नहीं। जैसे अगर सपोज करो हम देखते हैं, अगर सपोज करो हम एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, ये हमारा डेबिट साइड होगी, हमारा क्रेडिट साइड होगा। लेट सपोज कि हमने यहाँ पे एसेट लिखा, एसेट हमने लिखा कितना 1 लाख का, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया कितना 20,000 का, ठीक है 20,000 का। तो अब देखो यहाँ पे क्या अकाउंट मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 20,000, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय बैलेंस करेंगे, तो 80,000 जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1 लाख का, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हो गया कि देखो आपका जो रेवेन्यू साइड है और आपका जो एक्सपेंस साइड है दोनों क्या हो गया, मैच हो गया। तो यही आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट करता है कि आपका जितना भी रेवेन्यू रहेगा और आपका जितना भी एक्सपेंस रहेगा उस पीरियड का आपका मैच करना चाहिए, ताकि आपका अकाउंट क्या हो सके, आराम से बैलेंस हो सके, ठीक है। तो यही आपका क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। आगे चलते हैं, लास्ट हमारा जो बच गया प्रिंसिपल वो है क्या, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है इसे भी देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा बच गया ऑब्जेक्टिविटी, इसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन के समय जो भी बिल बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट उस ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस होना चाहिए जिससे आप प्रूफ कर सको कि हाँ ये ट्रांजैक्शन आपने किया है, ठीक है ना। अब जिसमें उसका प्रूफ क्या हो सकता है, लेट्स सपोज आपने कोई ट्रांजैक्शन खरीदा, आपने कोई सामान परचेस किया है, तो आप परचेस करते समय आपको बिल मिलता है, या फिर लेट्स सपोज आपने सेल किया है तो सेल करते समय आप किसी को बिल देते हो, तो जो बिल होता है वो क्या होता है, एक तरह का एविडेंस होता है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। तो आप जब भी उस ट्रांजैक्शन का एंट्री करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो जो बिल नंबर होता है या फिर जो बिल होता है वो वेरीफाई करता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो एक तरह का क्या होता है, आपका प्रूव होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हमने सारा एक 1 बाय 1 पूरा कवर कर लिया अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यहाँ से हमारा लगभग हमारा जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट चैप्टर्स थे इस क्लास 11 में वो हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए बाय।